हे गाइज, वेलकम टू दिस चैनल। तो चलिए, आज का जो हम लोग का टॉपिक रहेगा, आज हम लोग एम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं बुक। एम लक्ष्मीकांत हम लोग बुक पढ़ रहे हैं पॉलिटी का। आज हम लोग पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एम लक्ष्मीकांत का बुक ये हम लोग पढ़ेंगे। एम लक्ष्मीकांत का बुक हम लोग पढ़ेंगे, आज से स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो हम लोग का जो आज का जो टॉपिक है हम लोग का, इस टॉपिक का नाम है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है, ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी कि यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे जो भारत में संविधान का क्रमिक विकास कैसे हुआ, कैसे देश आज़ाद हुआ, कैसे भारत में कैसे संविधान को लाया गया, कैसे संविधान को लागू किया गया। तो उसके पीछे क्या ऐतिहासिक रहा, क्या ऐतिहासिक घटना रहे, कौन कौन देश ने, कौन कौन से सरकार ने भारत पे कब्जा किया या भारत पे शासन किया। तो इस चीज़ को पूरा हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के रूप में देखेंगे। तो कंटिन्यू रहे, बने रहे इस चैनल पे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, देखेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, तो सबसे पहले 1608 ईस्वी में, सबसे पहले कब, तो 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आया। देखेंगे, सबसे पहले 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आया। और ये कैसे आया, तो ये कंपनी के रूप में आया। ये कंपनी के रूप में व्यापार करने के लिए आया था। क्या करने के लिए आया, तो व्यापार करने के लिए आया था। कब आया था, तो ध्यान दीजिएगा, तो 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने के लिए आया था। कहाँ, तो इंडिया में। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया था, तो 1608 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है, और क्या चीज़ करने के लिए, तो व्यापार करने के लिए आया था। ठीक है, यानी कि व्यापारिक रूप से आया था। ठीक है, और देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी को सन 1600 में ही, यानी कि 1600 में ही महारानी 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 एलिजाबेथ एलिजाबेथ प्रथम, देखिए, सन 1600 में ही ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश के जो महारानी थे एलिजाबेथ प्रथम, उनके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में विस्तृत व्यापार करने के लिए इनको छूट मिला हुआ था, अधिकार दिया हुआ था। अधिकार मतलब इनको प्राप्त था। यानी कि 1600 में ही ना महारानी ने, यानी कि एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ये अधिकार दिया कि आप पूरे भारत में आप व्यापार कर सकते हो। तो आया समझ में। तो ये कब अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था, तो सन 1600 में ही मिल गया था। किनके दौरान, तो ब्रिटिश के जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा। ठीक है ना। चलिए, अब क्या हुआ, कंपनी जो आई थी ना, वो अभी तक व्यापार तक ही सीमित था। जो आपका ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, वो सिर्फ व्यापार करने तक ही सीमित थी। वो व्यापार कर रही थी। ठीक है, लेकिन लेकिन 1765 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, 1765 ईस्वी में बिहार, उड़ीसा और बंगाल, ध्यान देंगे, कंपनी, देखिए, अभी तक तो कंपनी व्यापार तक ही सीमित थी। वो व्यापार ही कर रही थी। लेकिन कंपनी ने 1765 ईस्वी में बिहार, उड़ीसा और बंगाल, ठीक है, इसकी दीवानी प्राप्त कर ली। यानी कि यहाँ का जो होता नेतृत्व क्या हुआ, यानी कि 1765 ईस्वी में बिहार हो, उड़ीसा हो, बंगाल हो, वहाँ का दीवानी प्राप्त कर ली। इसका मतलब वहाँ का राजस्व हो, यानी कि दीवानी न्याय हो, वहाँ के लिए वहाँ का अधिकार प्राप्त कर ली। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हो गया कि कंपनी बिहार हो, बंगाल हो या उड़ीसा हो, वो हर जगह अपना नेतृत्व कर सकते हैं, अपना राजस्व चला सकती है। उसने ये चीज़ को प्राप्त कर लिया, इस अधिकार को प्राप्त कर लिया। फिर देखेंगे,
तो इसके तहत हुआ क्या, तो इसके तहत हुआ कि जैसे ही कंपनी 1765 ईस्वी में बिहार, उड़ीसा और बंगाल में अपना दीवानी जैसे प्राप्त किया, तो इससे हुआ कि कंपनी को न एक बोल सकते हैं कि कंपनी को एक तरह का क्षेत्रीय शक्ति मिल गई। कंपनी को एक तरह का क्षेत्रीय शक्ति मिल गई, क्योंकि ये तीनों क्षेत्र में इनका राजस्व चलने लगा। ये तीनों क्षेत्र में इनका क्या हुआ, राजस्व चलने लगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर किसी का 3 बड़े सिटी में, या इसको बोल सकते हैं कि 3 बड़े राज्य में, अभी तो ये राज्य है तीनों, बंगाल हो गया आपका, उसके बाद आपका बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया। तो लेकिन पहले भी इसको पहले तो ये क्या बोलते हैं, राज्य नहीं था, पहले तो एक क्षेत्र था, एक प्रांत था। देख रहे हैं कि किसी भी कंपनी को अगर 3 क्षेत्र में अगर उसका आधिपत्य हो गया, राजस्व हो गया, तो जाहिर सी बात है कि उसके शक्ति में क्या हुआ, तो उसकी शक्ति में एक तरह का क्षेत्रीय शक्ति का प्रारंभ हुआ। ये तीनों क्षेत्र में उनका जैसे राजस्व हुआ था, इससे क्या हुआ कि उस कंपनी को ना क्षेत्रीय शक्ति मिलना स्टार्ट हुआ। फिर क्या हुआ आगे देखेंगे। तो फिर हुआ क्या कि 1858 में, देखिए 1858 में सिपाही विद्रोह हुआ। क्या हुआ था, तो सिपाही विद्रोह हुआ। कब हुआ था, तो 1858 में सिपाही विद्रोह हुआ। तो जिसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार को प्रत्यक्ष रूप से, जिससे ब्रिटिश सरकार को प्रत्यक्ष रूप से शासन हाथों में चला गया। देखिए 1858 ईस्वी में क्या हुआ कि एक सिपाही विद्रोह हुआ। क्या हुआ, तो 1858 में सिपाही विद्रोह हुआ। तो जिसके परिणाम स्वरूप ये हो गया कि यहाँ पे ना ब्रिटिश यानी कि जो कंपनी होती है उसकी यहाँ पे एक तरह का हम कह सकते हैं कि विजय हो गया, इसको आप ये कह सकते हैं, या इसमें कह सकते हैं तो जो भी इसका जो शासन है ना, जो भी इस तरह का ताज हो गया, ये कंपनी को मिल गया, ब्रिटिश को मिल गया। तो इससे क्या हुआ, तो जितनी शासन है, या उसका बोल सकते हैं पूरा अधिकार, जो भी शासन यहाँ का जो चलाता है, इंडिया का जो शासन का पूरा नेतृत्व, पूरा राजस्व, वो ब्रिटिश के पास चला गया, है ना। तो यानी कि अब देख रहे हैं कि ब्रिटिश के पास चला गया, तो यही जो यानी कि सन 1858 में जो पूरा एकदम उसको राजस्व, पूरा अधिकार, पूरा शासन ब्रिटिश के हाथों में चला गया। कब, तो 1858 में चला गया ना। तो वही भारत का शासन चला गया। तो यही शासन, ये जो शासन था, यही शासन आपका जो ये शासन था, यह शासन, ठीक है, यह शासन जो ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। तो ये शासन कब तक चला, तो यही शासन आपका 15 अगस्त 1947 तक चला। ठीक है, ये शासन कब तक चला, तो 15 अगस्त 1947 तक, स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से चलता रहा। ठीक है, देखिए देश कब आज़ाद हुआ था, वो जानते हैं देश कब आज़ाद हुआ, तो ये आपका एक डेट है 15 अगस्त 1947, हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं ना। तो ये जो ब्रिटिश सरकार का जो शासन था वो कब तक चला, तो जब तक देश अपना आज़ाद नहीं हुआ तब तक उनका अनवरत रूप से शासन चलता रहा, 15 अगस्त 1947 तक। अब देखिए, अब देश आज़ाद हो गया था, 15 अगस्त 1947। तो देखिए जब देश आज़ाद हुआ ना, तो देश को ना स्वतंत्रता जैसे ही देश को मिला, यानी कि जैसे ही देश को स्वतंत्रता मिली, स्वतंत्रता जैसे ही देश को मिली ना, तो क्या हुआ, तो देश को ना एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई,
क्योंकि क्या हुआ कि यहाँ पे जैसे पहले क्या शासन ब्रिटिश सरकार के पास था, तो ब्रिटिश सरकार के कुछ नियम थे, कुछ नियम होंगे, है ना, या कुछ कानून होंगे। उस नियम और कानून के आधार पे वो अपना शासन चलाते थे। अब बात आई तो अब तो ये कानून अब तो ब्रिटिश के पास नहीं रहा, इसके पास आ गया, तो खुद भारत के पास है। तो भारत का तो नियम है नहीं, वो कैसे कानून चलाएंगे? क्या जनता के अधिकार होने चाहिए, है ना, क्या मंत्रियों के अधिकार होने चाहिए, क्या कर्तव्य होने चाहिए? तो ये तो नहीं था। तो इस चीज को देखते हुए यानी कि भारत को ना एक संविधान की आवश्यकता हुई। देखिए अभी हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान का क्रमिक विकास कि भारत में कैसे संविधान का, ये मैं आपको एक छोटा सा एक पहल बता रहा हूँ जो आप समझेंगे, एक छोटा सा हिस्ट्री टाइप का। तो भारत को ना एक संविधान की आवश्यकता हो, है ना, संविधान की आवश्यकता हो। अब देखिए संविधान ये होता क्या, संविधान क्या होता है? तो संविधान देखिए तो संविधान वह बस विशाल दस्तावेज का नाम है जिसमें किसी भी राष्ट्र को, किसी भी देश को शासन करने के लिए उसके नियमों और कायदे को बखूबी बढ़िया तरह से लिखी हो, उसी दस्तावेज को संविधान कहते हैं। यानी कि बात आ रहा है समझ में? तो किसी भी राष्ट्र या किसी भी देश को चलाने के लिए जो एक नियम और कायदे का जरूरत होता है, तो उसे ही क्या कहा जाता है? तो संविधान कहा। तो यानी कि अब बात है कि जैसे ही देश आजाद हो गया तो तो भारत को क्या क्या चीज का महसूस हुई थी? एक संविधान का महसूस हुआ कि कैसे देश को चलाया जाए। तत्पश्चात हुआ क्या उसके बाद? तो उसके बाद हम देखेंगे तब जाके इसके बातों को ना अमल किया गया, है ना, इस जो संविधान के बातों को अमल जब यहाँ जहाँ यहाँ उस समय यहाँ के जो मंत्री लोग थे तो उन्होंने इस चीज को सोचा, और सोचने के पश्चात क्या किया, 1946 में, सोचने के पश्चात क्या किया, तो 1946 में ना एक संविधान सभा का आयोजन किया गया, गठन हुआ। कब हुआ गठन? ये हम आपको एक तरह का हाईलाइट करके शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं, बाकी इसका विश्लेषण हम पूरा बताएंगे आगे बढ़िया तरीके से, क्या हुआ, संविधान कैसे बना, कितने लोग थे। अब आपको एक तरह का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कह सकते हैं, वो थोड़ा हम आपको बता रहे हैं। बाकी संविधान निर्माण में आपको मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशंस में आपको बताएंगे कैसे संविधान बनता है, निर्माण हुआ कैसे, क्या वो सारा कुछ हम बताएंगे। यहाँ पे हम आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की ओर ले जा रहे हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ ना। तो चलिए, तो कब, तो 1946 में भी हमने बताया कि 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ ना, संविधान सभा का गठन हुआ। और फाइनली 26 जनवरी, फाइनली यानी कि 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। ठीक है, भारत का संविधान कब अस्तित्व में आया, यानी कि कब लागू किया गया, है ना। तो अस्तित्व में जो आया वो आया 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व, क्या आया, अस्तित्व में आया। मतलब इस समय से संविधान के नियम और कानून लगने स्टार्ट हो गए, सारे अधिकार जनता लोग के पास, और मंत्रियों के क्या कर्तव्य होनी चाहिए, जनताओं के क्या कर्तव्य होने चाहिए, सारे कुछ उस समय से स्टार्ट हो गया, है ना। तो इस चीज को हम विशेष रूप से आगे हम पढ़ेंगे। तो देखिए आगे देखिए किस हिसाब से संविधान आया, कैसे देश आजाद हुआ, देश पे कितने लोगों ने अ, शासन किए। तो देखिए इसको हम दो भागों में पढ़ेंगे, आगे चल के दो भाग में हम पढ़ेंगे। देखिए पहला भाग क्या है, हम पहले भाग पे समझेंगे। देखिए पहला भाग जो है वो था कंपनी का विकास, कंपनी का शासन। देखिए कंपनी ने शासन किया, है ना, कंपनी का शासन, ठीक है। अब देखिए कंपनी का शासन जिसका समय इन्होंने 1773 से लेके 1858 तक शासन किया। कंपनी कब तक शासन किया? तो 1773 से लेके 1858 तक कंपनी का शासन, हम इसको पूरी चर्चा करेंगे। दूसरी बात है, आगे हम पढ़ेंगे सम्राट का शासन, सम्राट का शासन ये भी हम पढ़ेंगे। पहला कंपनी का शासन, दूसरा सम्राट का शासन। सम्राट का शासन का कब से कब तक है? तो 1858 से लेके देश जब तक आजाद न हुआ, यानी कि 1947 तक का शासन, हम इस चीज पे हम
आगे चर्चा करेंगे। यानी कि पहला क्या पढ़ेंगे, कंपनी का शासन, ठीक है, जो कि 1773 से 1858 तक हुआ। उसके बाद सम्राट का शासन, जो कि आपको 1858 से 1947 तक, ठीक है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कंपनी का शासन। चलिए, तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, तो आज का टॉपिक रहेगा कंपनी का शासन। क्या चीज, तो कंपनी का शासन, कंपनी का शासन। इसका ईस्वी याद रखिएगा, 1773 से 1858 तक इसका शासन रहा। कंपनी का शासन 1773 से 1858। देखिए ये शासन, तो देखिए कैसे कैसे शासन किए। अब देखिए मैंने आपको बताया कि जैसे ही देश आज़ाद हुआ था, तो उस समय देश को आज़ाद हुआ था, तो आज़ाद होने के बाद क्या हुआ, भारत को एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। तो वैसे ही जब कंपनी का शासन भारत पे था, तो कहीं ना कहीं कंपनी के पास कुछ नियम होंगे, उस नियम के आधार पे शासन करते थे, है ना। कुछ जनता लोग के, यहाँ के जनताओं के पास कुछ अधिकार होंगे, ये मतलब जो भी अधिकार कुछ हो, या कंपनी कैसे शासन करेंगी, तो इसकी क्या क्या अधिकार है या क्या रूल है, तो उस चीज़ को पढ़ेंगे। देखिए इसके अंदर हम पहले एक रूल पढ़ेंगे, जिस रूल का नाम होता है जो कि 1773 में लागू किया गया था भारतीय लोगों पर, जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि ब्रिटिश सांसद द्वारा भारत पे लगाए गए थे, भारत में पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। इसको आप कह सकते हैं एक तरह का नियम और कानून, आप कह सकते हैं नियम या कानून, जो कि भारत में लागू किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू किया गया था, 1773 में। देखिए इस अधिनियम, जो ये जो अधिनियम है, इसकी क्या महत्व थी, इसकी क्या संवैधानिक महत्व थी, 1773 में जो लागू किया था रेगुलेटिंग एक्ट। चलिए हम देखते हैं। देखिए ये जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट है, इस पर ध्यान देंगे। रेगुलेटिंग एक्ट है, ये कब लागू किया गया था, 1773 में लागू किया गया था। देखिए ये लागू करने के पीछे कुछ इसका महत्व, संवैधानिक महत्व भी था। तो महत्व ये था कि जो भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रही है, भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रही है, तो कंपनी के जो कार्य हैं, उस कंपनी के जो कार्य करने की जो तरीके हैं, उसको नियमित और नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार का उठाया ये पहला कदम था रेगुलेटिंग एक्ट। यानी कि ब्रिटिश सरकार द्वारा ये एक्ट पारित किया गया था, और इसका संवैधानिक महत्व ये था कि जो कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार कर रही है भारत में, तो व्यापार कर रहे, तो व्यापार करने के उसके कई सारे काम थे, उसके कई तरह तरह के अलग अलग उसके काम थे। तो उनके कामों को, उनके कार्यों को नियंत्रित और नियमित रूप से चलाए, उस चीज़ को लेकर ब्रिटिश सरकार का उठाया हुआ ये पहला कदम था। क्या, तो रेगुलेटिंग एक्ट था। तो आया बात समझ में, यानी कि कंपनी मनमानी ना कर सके, उसको नियमित रूप से, नियंत्रित रूप से चलाया जाए, उसके लिए ये रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो ये तो पहला हो गया, एक पहला रीजन हम समझेंगे, ये पहला रीजन था, ठीक है। दूसरी क्या संवैधानिक महत्व था, तो उसी पर हम चर्चा करेंगे। दूसरी संवैधानिक महत्व ये था कि ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रशासनिक 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 और राजनीतिक प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को मान्यता दे दी। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ब्रिटिश सरकार ने क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों काम करने के लिए मान्यता दे दी, कि मतलब भाई लो, अब तुम इंडिया को चलाओ, यानी कि प्रशासनिक का काम हो, राजनीतिक का काम हो, अब चलाओ। ये किसको मान्यता दे दिया गया, तो ये मान्यता मिल गया ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश सरकार द्वारा मान्यता मिल गई, है ना। आगे देखेंगे, तो यहीं से ध्यान दीजिए, मान्यता किसको मिल गया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सरकार द्वारा, ब्रिटिश सांसद द्वारा, इस एक्ट, इस अधिनियम द्वारा ये मान्यता मिल गई कि अब तुम यहाँ पर अपना शासन चला सकते हो, है ना।
प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों काम करने के लिए इनको मान्यता मिल गई। यही से क्या होता है कि यही से इसी द्वारा, इसी अधिनियम के द्वारा भारत में ना केंद्रीय प्रशासन का नींव रखा गया। यहीं से केंद्रीय प्रशासन मतलब कि केंद्र में जो सरकार है, केंद्र में जो सरकार है, तो जो केंद्र सरकार, जो केंद्रीय प्रशासन होगी, यहीं से नींव रखा गया कि यहीं से, यानी कि केंद्र में एक सरकार हो और वो सरकार पूरे देश को नियंत्रित करता हो। तो यहीं से क्या हुआ कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा केंद्रीय प्रशासन की व्यवस्था की नींव रखी गई। आया समझ में? अब देखिए, तो ये तो कुछ संवैधानिक महत्व था जो हमने आपको बताया। पहला महत्व क्या था कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रहा है उसके नियमित रहे, उसको अच्छी ढंग से नियंत्रित किया जाए। तो इस चीज को नियंत्रित करने के लिए ये ब्रिटिश सरकार का उठाया पहला कदम था। दूसरा महत्व ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिल गई इस एक्ट के तहत, इस अधिनियम के तहत। और तीसरा क्या था कि इसी के द्वारा केंद्र में एक भारत में केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था का नींव रखा गया, है ना। तो ये कुछ महत्व थे। अब देखिए कुछ विशेषताएं। ये जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट है जो कि 1773 में पारित किया गया, इसकी क्या क्या विशेषता थी तो देखेंगे इसकी देखेंगे क्या क्या इसके प्रमुख विशेषताएं थे। तो इस अधिनियम के तहत हुआ क्या, ध्यान देंगे, इस अधिनियम के तहत हुआ क्या, तो जो बंगाल के गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर, ठीक है, बंगाल के गवर्नर हैं, उनके पद नाम को ना परिवर्तित कर दिया गया, है ना, उसको चेंज कर दिया गया, बदल दिया गया। अब क्या ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, इनका नाम बदल के क्या कर दिया, बंगाल के गवर्नर जनरल पद दे दिया, जनरल, ठीक है। पहले क्या कौन हुआ करते थे, तो बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे। तो कंपनी ने क्या कर दिया, कंपनी ने ये क्या बोलती है, नियम में क्या आया पारित होके कि बंगाल के जो गवर्नर थे अब वो बंगाल के गवर्नर जनरल कहलाने लगे, ठीक है, नाम बदल दिया गया। अब देखिए, अब क्या हुआ कि उसी के सहायता से, उसी नियम की सहायता से क्या हुआ कि यहाँ पे चार यहाँ पे क्या हुआ, इसी नियम के तहत क्या हुआ, 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन हुआ, ठीक है। इसी नियम के तहत 4 कार्यकारी परिषद का गठन हुआ। हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो इस नियम के तहत जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बने, जिनका नाम था वॉरेन, हम लिख देते हैं, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, हेस्टिंग्स, ये क्या थे, तो प्रथम गवर्नर जनरल हुए बंगाल का, ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अब देखेंगे ये एक्ट आने के बाद इस अधिनियम यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम के तहत हुआ क्या, मद्रास, नाम सुनेंगे, मद्रास और बम्बई के गवर्नर, इसके जो गवर्नर है ना, गवर्नर यानी कि मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर हैं, वो जो गवर्नर आ गए बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गए, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गए। आ रहा है बात समझ में?
तो ये नियम जब आई, ये जो एक्ट जब आई 1773 में, रेगुलेटिंग एक्ट, इसके तहत क्या हुआ, तो इसके द्वारा हुआ कि मद्रास एवं बम्बई के जो गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। जबकि जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे, है ना। लेकिन क्या हुआ, लेकिन एक्ट आने के बाद क्या हुआ कि मद्रास और बम्बई, ये दोनों के जो भी गवर्नर थे वो किसके अधीन हो गए, तो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। आ रही बात समझ में। लेकिन इससे पहले सभी प्रेसिडेंसियां अलग अलग थे, है ना, सारे एक दूसरे से अलग थे। समझने का प्रयास करेंगे। इसी इसी एक्ट के अंतर्गत, इसी अधिनियम के अंतर्गत, इसी नियम के अंतर्गत 1774 में, इसी नियम के अंतर्गत 1774 में एक उच्चतम 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 न्यायालय का स्थापना हुआ कलकत्ता में। समझेंगे। 1774 में देखिए, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके एक साल पश्चात, एक साल बाद 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई कलकत्ता में। यानी कि कलकत्ता में क्या हुआ, तो अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है। कब, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन रहता है कि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो ये कब हुई थी, तो 1774 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट जब पारित हुआ उसके बाद हुआ ना। देखेंगे आगे, जैसे ही पारित हुआ इस नियम, तो इसमें क्या हो गया कि जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, 3 और अन्य न्यायाधीश थे। ठीक, आ रही बात समझ में। ठीक है, अब अगली विशेषता हम पढ़ेंगे। अगली विशेषता क्या था, तो इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को, इसके तहत क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को, यानी कंपनी के जो कर्मचारी होते हैं, जो एम्प्लॉय रहते हैं कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार पर रोक लगा दिया गया। यानी कि जब ये एक्ट लागू हुआ तो इस एक्ट के तहत क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी कर्मचारी हो उनको ये कहा गया इस नियम के अंतर्गत कि आप कोई निजी काम नहीं कर सकते, कोई अपना प्राइवेट काम नहीं कर सकते। आप ईस्ट इंडिया कंपनी में अगर काम कर रहे हैं तो वही काम आप कर सकते, आप अपने प्राइवेट काम नहीं कर सकते, अपने जो निजी काम होगा वो नहीं कर सकते। ये रहा उस एक्ट में, इस अधिनियम के तहत। अगली क्या है कि जो कंपनी के जो कर्मचारी हैं, अगली विशेषता हमको बता रहे हैं। हम आपको रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषता पे भी हम बता रहे, चर्चा कर रहे हैं, जिसमें अब क्या हुआ कि जो कंपनी के जो कर्मचारी हैं उनको ना भारत के लोगों से, भारत के जो लोगों हैं, तो भारत के लोगों से रिश्वत या उपहार लेने पर प्रतिबंध लगाया गया। यानी कि इसी एक्ट के तहत क्या कानून बन के आया कि जो आप भारत के लोगों से जो रिश्वत या उपहार के रूप में, उपहार बोले तो क्या, बस वही रिश्वत ले रहे हैं, कोई अनाज वगैरह कुछ आप ले रहे हैं, तो इससे ये आया कि इस एक्ट के मदद से ये आया कि आप भारतीय लोगों से रिश्वत नहीं ले सकते हैं, है ना। तो इसी एक्ट की मदद से आप देख रहे हैं कि छोटा सा कानून है ना। अब क्या हुआ, अब इसी अधिनियम के द्वारा हुआ क्या, ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्शन के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। यानी कि देखिए, ब्रिटिश सरकार ने क्या बनाया था, एक बनाया था कोर्ट ऑफ
कोड ऑफ डायरेक्टर्स तैयार किए, कोड ऑफ डायरेक्टर्स तैयार किया था इसी अधिनियम के तहत। यही अधिनियम के तहत क्या हुआ था, तो ये एक ग्रुप एक बनाया गया जो कि एक गवर्नमेंट बॉडी था, ये है ना, सरकार का एक कमिटी कह सकते हैं। तो इसी कमेटी के तहत कंपनी पर ना ईस्ट इंडिया कंपनी पर क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी पर सशक्त नजर रखा गया। ये गवर्नमेंट बॉडी है ईस्ट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि कंपनी की जो गवर्नक बॉडी है, ये कंपनी की गवर्नक बॉडी है, कंपनी का ये अपना ये समिति है। इसके माध्यम से क्या हुआ कि कंपनी पर, ईस्ट इंडिया कंपनी पर क्या हुआ, ये गवर्नमेंट बॉडी है, ब्रिटिश सरकार का गवर्नमेंट बॉडी, तो इसके इसी के माध्यम से हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उस पर नजर रखा गया, निगरानी किया गया, सशक्त किया गया, है ना। तो ये कुछ इसके नियम थे। नियम क्या कह सकते हैं, इसके कुछ विशेषता भी हम बता रहे थे ना, कि रेगुलेटिंग एक्ट की क्या विशेषता रही, है ना। तो चलिए यहाँ पे भी हम एंड करते हैं।